ईरान, अमेरिका Iran is a disgrace. और इजराइल। He targeted Iran's main enrichment facility. आखिर इन सब की लड़ाई है किस बात पे? Israel launched multiple strikes on Iran. दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज है, लेकिन क्या वजह है कि अमेरिका, इजराइल और इन सब को छोड़कर एक ही कंट्री ईरान के पीछे पड़ा है? ईरान और अमेरिका की इस जंग में पूरा समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, ऑल द वे वर्ल्ड वॉर 2। We shall never surrender! वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया की हर एक कंट्री के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो वो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दे या हिटलर का, Dass ich nicht in diesen Jahren für dich eingesetzt habe! जिसमें से दुनिया की ज़्यादातर कंट्री में ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया। लेकिन उस वक्त ईरान के बादशाह ने ब्रिटिश एम्पायर को छोड़कर हिटलर के साथ हाथ मिलाया, जिसके बाद ईरान और जर्मनी बहुत ही क्लोज दोस्त बनने लगे। और यह बात ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसीलिए ब्रिटेन ने हर तरफ से ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया। और बहुत तेजी से पूरा ईरान फतह करने लगे। और यह देखकर ईरान के बादशाह ने कुछ ही दिनों में ब्रिटिश एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया और उनसे अपनी बादशाहत बचाने के लिए भीख मांगी, जिस पर ब्रिटिश एम्पायर ने कहा ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें ईरान के तख्त से हटना होगा और अपने 22 साल के बच्चे को ईरान का नया बादशाह बनाना होगा, क्योंकि उसका ये बेटा रजा शाह पहलवी ब्रिटिश एम्पायर का एक वफादार पपेट था। ईरान का ये नया बादशाह अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। वो चाहता था ईरान के लोग भी वेस्ट की तरह कपड़े पहने और उन्हीं की तरह पार्टियां करें और अपने सारे ट्रेडिशन को भूल जाए। इसीलिए वो पहले दिन से ही कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इस्लाम को ईरान के लोगों से दूर कर दिया जाए, जिसकी वजह से उसने ईरान में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई। बहुत सारे मदरसों और मस्जिदों को बंद कर दिया गया और इस्लाम के बड़े बड़े स्कॉलर्स को गिरफ्तार करने लगा और इनकी जगह म्यूज़िक, पार्टीज और शराब को पूरे ईरान में फैलाने लगा। यहाँ तक एक टाइम ऐसा आया, ईरान में इतनी ज़्यादा शराबें बनने लगी कि ईरान जैसा एक इस्लामिक मुल्क दुनिया को शराब एक्सपोर्ट करने लगा। ईरान के बादशाह का ये ख्याल था कि वो जो भी कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है। I mean to be, as you say, the king of kings. यहाँ तक कि उसने एक दिन सऊदी के किंग फैसल को कहा कि तुम ये कहाँ पुराने ज़माने में रह रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि सऊदी को भी वेस्ट की तरह एक लिबरल कंट्री बना दिया जाए? लेकिन सऊदी के किंग फैसल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर फ़नी बात यह है कि आज सऊदी ईरान से कहता है कि तुम भी थोड़ा लिबरल बनो, लेकिन अब ईरान उसकी बात नहीं मान रहा। आखिर ईरान के बादशाह ने ईरान को इस्लाम से दूर करने की इतनी कोशिश की कि ईरान के सबसे बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स अपने इस बादशाह के खिलाफ होने लगे। इसके बाद ईरान की मस्जिद और मदरसों में ये स्कॉलर्स बादशाह के खिलाफ स्पीचेस करने लगे, जिसमें सबसे बड़े स्कॉलर्स का नाम था आयतुल्लाह खुमैनी। खुमैनी और उसके फॉलोअर्स ईरान की आवाम को बादशाह के खिलाफ भड़काने लगे। आखिर खुमैनी की ताकत ईरान में इतनी बढ़ गई कि ईरान के बादशाह ने उसे गिरफ्तार करके ईरान से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद इमाम खुमैनी ईरान को छोड़कर इराक में रहने लगे, जहां एक यंग लीडर उसकी हर हरकत को बहुत गौर से नोट कर रहा था, सद्दाम हुसैन। आहिस्ता आहिस्ता सद्दाम हुसैन ने खुमैनी की ताकत को देखकर उससे डरने लगा। यहाँ तक कि एक दिन उसने ईरान के बादशाह से कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं खुमैनी को साइड में करके उसे गोली मार देता हूँ।
जो सद्दाम के लिए बहुत ही आम बात थी, और इसे हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, सो प्लीज सब्सक्राइब। लेकिन ईरान के बादशाह ने कहा कि नहीं, उसे मारने की कोई जरूरत नहीं, ये बुड्ढा खुमैनी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इमाम खुमैनी इराक में बैठकर अपनी स्पीचेस को कैसेट में रिकॉर्ड करने लगा, जिन्हें बहुत ही सीक्रेटली स्मगल करके पूरे ईरान में फैला दिया जाता था। और खुमैनी की बातें सुनकर लोग इतना इंस्पायर होते थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता ईरान के बादशाह से ज्यादा इमाम खुमैनी को अपना लीडर मानने लगे। लेकिन फिर भी ईरान के बादशाह को हटाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उसके पास बहुत ही खतरनाक फौज, सुपर पावर अमेरिका का फुल सपोर्ट हासिल था, और वो मुसलमान दुनिया में अमेरिका का फेवरेट पपेट था। लेकिन ईरान का बादशाह अपनी पीक पर था। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, दी फ्लेम्स ऑफ पर्शिया, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी पार्टी। अचानक एक दिन ईरान के बादशाह ने यह ऐलान किया, द ग्रेट पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करने के लिए ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी। ये एक ऐसी पार्टी थी जिसमें दुनिया के सारे लीडर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनवाइट किए जाएंगे। ईरान का बादशाह उसी पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करना चाहता था, जिसे आज से बहुत साल पहले हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में मुसलमानों ने तबाह कर दी। इस पार्टी के लिए ईरान के डेजर्ट के बीच में एक नई सिटी बनाई गई, और अपने सारे वीआईपी मेहमानों के लिए ईरान में 600 लग्जरी लिमोजिन्स मंगवाई, सोने की प्लेट्स में खाना खिलाया, जिसके बाद ईरान के बादशाह ने सबको अपने सामने खड़ा किया, और फिर वो अपने सोने के तख्त पर ऐसे बैठा कि वही पर्शियन एम्पायर का नया शहंशाह है। लेकिन अब ईरान का बादशाह अपनी अयाशी की नई जिंदगी गुजार रहा था। वहीं ईरान के गरीब लोग ये सोचने लगे कि यहाँ हम खाने पीने की चीज़ों के लिए तरस रहे हैं और हमारा बादशाह सोने के प्लेट्स में खाना खाता है। फिर इसीलिए इसी पार्टी के बाद ईरान के लोग बहुत तेज़ी से इमाम खुमैनी की सोच की तरफ बढ़ने लगे, और इमाम खुमैनी ने भी अपनी कैसेट्स में ये ऐलान किया कि ईरान का बादशाह आज के दौर का यजीद है। आहिस्ता आहिस्ता खुमैनी ईरान में इतना फेमस हुआ कि ईरान के बादशाह को समझ आ गई कि उसे अब एक ही ताकत खुमैनी से बचा सकती है, सुपर पावर अमेरिका। तो वो बिल्कुल अपने बाप की तरह जाकर सुपर पावर्स के सामने भीख मांगने लगा, जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस और सारी कंट्रीज से मिलकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग की, और इस मीटिंग के एंड में उन्होंने ईरान के बादशाह को क्लियरली कहा कि अब तुम्हें खुमैनी से कोई नहीं बचा सकता। और ये सब सुनते ही ईरान का बादशाह अपने मुल्क को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया। और फिर जैसे ही खुमैनी को पता चला कि ईरान का बादशाह खुमैनी के खौफ से उस ईरान को छोड़कर भाग गया, इमाम खुमैनी 14 साल एग्जाइल में रहने के बाद फाइनली ईरान की तरफ रवाना हुए। दुनिया की तारीख में अब तक किसी भी लीडर के लिए इतने लोग अब तक जमा नहीं हुए थे जितना इमाम खुमैनी को वेलकम करने के लिए जमा हुए थे। 70 लाख लोगों ने इमाम खुमैनी को ईरान में वेलकम किया, जो एक वर्ल्ड रैकेट था। जैसे ही खुमैनी ईरान पहुंचे, ईरान की जमीन से पहली बार डेफ टू अमेरिका और डेफ टू इजराइल के नारे लगने लगे। खुमैनी के फॉलोअर्स ने अमेरिका की सारी एम्बेसी के लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, और खुमैनी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम लेकर कि मैं इन 50 लोगों को तब तक रिहा नहीं करूंगा जब तक तुम अमेरिका ईरान के बादशाह को हमारे हवाले नहीं कर देते। और यहाँ से अमेरिका और ईरान की पहली बार दुश्मनी शुरू हुई। लेकिन ईरान का बादशाह कभी भी वापस ईरान नहीं आया, और उसके मरने के बाद उसके बेटे ने ईरान का नया शाह होने का ऐलान किया। नाउ
ईरान में खुमैनी ने अपनी नई इस्लामिक हुकूमत बनाई। इसी खुमैनी ईरान का नया लीडर बना। एंड दिस सेम टाइम ईरान के बिल्कुल पास इराक में एक नया लीडर बना, सद्दाम हुसैन। लेकिन यहाँ मसला ये था कि दुनिया के बाकी लीडर्स खुमैनी की ताकत से बहुत डरते थे, क्योंकि खुमैनी अपनी स्पीचेस में बार बार बाकी मुसलमान की आवाम को बगावत करने पर उभारते थे। ये देखकर इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने अमेरिका और अरब लीडर्स के कहने पर खुमैनी पर हमला कर दिया और 8 साल तक इराक और ईरान के दरमियान एक बहुत ही सख्त जंग। लेकिन सद्दाम हुसैन के पास पूरी दुनिया की पावर्स होने के बाद भी वो खुमैनी को उसके तख्त से हटा नहीं सका। और आखिर 8 साल बाद जैसे ही ये जंग खत्म हुई, उसी कुछ ही अरसे बाद इमाम खुमैनी इसी दुनिया से चले गए। खुमैनी का जनाजा दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा जनाजा था, क्योंकि उसके जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल थे, जो आज तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में किसी भी लीडर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है। जिसके बाद ईरान के मिनिस्टर्स ने मिलकर खुमैनी के बाद अपना नया लीडर्स चूज किया। आयतुल्ला खुमैनी का स्टूडेंट आयतुल्ला खामेनाई, जो आज तक ईरान का सुप्रीम लीडर है। इराक के साथ जंग खत्म होने के बाद ईरान के लीडर्स को समझ आ गई कि अमेरिका और इजराइल उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक ईरान के पास अपना खुद का आइटम बम ना हो। लेकिन अब मसला ये था, आइटम बम बनाना कोई एक आसान काम नहीं है, ये एक बहुत ही मुश्किल टेक्नोलॉजी है। उस वक्त कोई भी ईरान को यह टेक्नोलॉजी देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो फिर ईरान एक ऐसे मिरेकल का इंतज़ार कर रहा था कि दुनिया का कोई मुल्क उसकी आइटम बम बनाने में मदद करे। और अजीब बात यह है, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ईरान के बिल्कुल करीब एक मुल्क, दुनिया की पहली इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान में अपना पहला आइटम बम बनाया। पाकिस्तान का आइटम बम बनाने के बाद अब्दुल कदीर खान बहुत ही सीक्रेटली ईरान को आइटम बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी भेजने लगा। आइटम बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आसान अल्फाज में बिल्कुल एक वॉशिंग मशीन की तरह है, घूमता रहता है, लेकिन जिसमें कपड़ों की जगह यूरेनियम डाला जाता है। अगर इस मशीन में यूरेनियम को थोड़ी देर के लिए इस मशीन में रखा जाए 5% तक, तो उससे बिजली बनती है। लेकिन अगर यूरेनियम को बहुत ही देर तक इसी मशीन में रखकर घुमाया जाए 90% तक, तो उससे आइटम बॉम्ब बनता है। ईरान पाकिस्तान की इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत तेज़ी से न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने लगा। लेकिन जैसे ही ईरान ने ये सब करना शुरू किया, अमेरिका को किसी तरह इस सब की खबर लग गई। अब पाकिस्तान का आइटम बम अमेरिका को किसी हद तक कबूल था, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का बहुत ही वफादार मुल्क है और पाकिस्तान चाहे कुछ भी हो जाए अमेरिका के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान बहुत ही पुराने दोस्त हैं। लेकिन ईरान और पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा अपोजिट है। बार बार अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे धमकियां देता था। जैसे ही अमेरिका को ईरान के इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, अमेरिका का प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के सामने आया और फिर उसने अपनी स्पीच में कहा कि दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं जिसमें अपने लिए केमिकल और आइटम बम बनाना चाहते हैं। एक इराक का सद्दाम हुसैन और दूसरा ईरान का खामेनेई, जिसका आज तक पूरी दुनिया को पता है कि ये एक बहुत ही बड़ा झूठ था। जॉर्ज बुश की इसी स्पीच के कुछ ही अरसे बाद अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया और इराक में हजारों लोगों को मारकर सद्दाम हुसैन की हुकूमत को ख़त्म कर दी। सद्दाम हुसैन की हुकूमत को इतनी आसानी से तोड़ने के बाद अमेरिका को इस बारे में पता चला
कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उस पर हमला कर सकते हैं। इसी तरह अफ़गानिस्तान और इराक पर हमला के बाद अमेरिका का अगला शिकार ईरान था और अमेरिका बार बार ये झूठ बोलने लगा ईरान के पास आइटम बॉम्ब है, जिसके बाद पूरी दुनिया की नज़रें ईरान के लीडर आयतुल्ला खामिनाई पर थी। ये ईरान पे हमला करने का एक बेस्ट टाइम था, क्योंकि ईरान के एक तरफ अफ़गानिस्तान में अमेरिका की बहुत बड़ी फ़ौज थी और ईरान के दूसरी तरफ इराक में अमेरिका की फ़ौज भरी हुई थी। और इस तरह ईरान को अमेरिका ने हर तरफ से घेर लिया था और इसी तरह पूरी दुनिया की नज़रें ईरान के लीडर आयतुल्ला खामिनाई पर थी। वो किस तरह अपने मुल्क ईरान को सुपर पावर अमेरिका से बचाएगा। और यहाँ पर खामिनाई ने एक ऐसी बात की जिसके बाद ईरान पर अमेरिका का हमला करने का सारे बहाने टूट गए। खामिनाई जो एक इस्लाम का सबसे बड़ा स्कॉलर है, उन्होंने एक फतवा दी कि मुसलमानों के लिए इस्लाम में आइटम बम बनाना हराम है, क्योंकि इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि जंग के मैदान में बच्चे, बूढ़े और औरतों को नहीं मारा जाता है। इवन जंग में दरख्तों को भी काटने की इजाज़त नहीं है। लेकिन आइटम बॉम्ब एक ऐसी चीज़ है, बिना कुछ देखे हर एक चीज़ तबाह कर देती है। इसीलिए ईरान के खामिनाई ने सारे मुसलमानों को आइटम बम के लिए हराम करार दिया और साथ ये ऐलान किया कि ईरान का आइटम बॉम्ब बनाने का कोई भी इरादा नहीं है और ईरान के दरवाजे सबके लिए खोल दें। और साथ ही ये ऐलान किया कि और दुनिया की सारी एजेंसी ईरान आकर खुद देखें कि ईरान का आइटम बम बनाने का कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन यूएन की टीम ने ईरान जाकर ये देखा ईरान के सारे न्यूक्लियर प्लांट्स बिल्कुल उसी डिज़ाइन पर बने हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में बनाए गए हैं। और फिर पूरी दुनिया को समझ आ गई ईरान ने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से खरीदी गई है। और फिर पाकिस्तान पर इतना प्रेशर बढ़ने लगा कि खुद अब्दुल कदीर खान ने टीवी पर आकर कि इस बात को एक्सेप्ट किया और फिर सबसे माफ़ी मांगी। और पाकिस्तान ने सबको खुश करने के लिए अब्दुल कदीर खान को गिरफ्तार कर उसे अपने ही घर में बंद कर दिया। खामिनाई के इस फतवे के बाद अमेरिका का ईरान पर हमला करने का अब कोई भी बहाना नहीं था। लेकिन दुनिया में एक कंट्री ऐसी थी जो बार बार अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए मजबूर करती थी। लेकिन अमेरिका ने इजराइल की बात नहीं मानी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। ईरान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी फ्रांस में बैठकर एक बहुत ही अजीब बात देखी कि आयतुल्ला का आइटम बम को हराम करार करने का एक झूठा फतवा है और वो इस्लाम के एक कॉन्सेप्ट तकिया के पीछे छुप रहा है। इस्लाम में तकिया का मतलब ये है कि कोई भी शख्स अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल सकता है। तो इस आदमी ने कहा कि खामिनाई ने ईरान के लोगों की जान बचाने के लिए ये झूठा फतवा दिया है। और यही शख्स महमूद मुराद खानी कोई आम आदमी नहीं, खामिनाई की बहन का बेटा है। मतलब उसका अपना भांजा था। खामिनाई की बहन और उसका ये बेटा ईरान के उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से है। इन्हीं दिनों अमेरिका का भी ईरान के लिए शक बढ़ने लगा, जिसके बाद आखिर 2009 में अमेरिका ने ईरान में बहुत ही सख्त सैंक्शंस लगाए। इस ग्राफ को देखें। अमेरिका के सैंक्शंस के पहले ईरान की इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रही है, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए वैसे ही ईरान की पूरी इकोनॉमी बैठ गई। और अमेरिका के इसी सैंक्शंस के बाद ईरान जैसी ऑयल और गैस की मालामाल कंट्री बिल्कुल बैंकक्रप्ट होने लगी। अमेरिका की मर्जी के बगैर ईरान अपनी गैस किसी को भी नहीं बेच सकता। इवन अपने करीबी देश पाकिस्तान को भी डील करने के बावजूद भी ईरान से पाकिस्तान गैस नहीं भेज सकता। और ईरान की सस्ती गैस छोड़कर दूर कतर से LNG मंगवाता है।
ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई एक बड़े चौधरी के डर से अपने पास वाली दुकान की चीज़ों को छोड़कर रोज़ दूर जाकर महंगी चीज़ें खरीदता हो। सिर्फ 3 बड़ी कंट्रीज दुनिया में ऐसी है जो ईरान के साथ आज भी बिजनेस करती है, जैसे चाइना, रशिया और इंडिया। आखिर अमेरिका की ये सैंक्शंस की वजह से ईरान के हालात इतने ख़राब हो गए कि ईरान की गवर्नमेंट अमेरिका से डील करने के लिए तैयार हो गई और आखिरकार अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ ईरान ने एक न्यूक्लियर डील की कि ईरान आइटम बम नहीं बनाएगा, जिसके बदले अमेरिका, जिसकी वजह से ईरान अमेरिका से सारे सैंक्शन हटा देगा और इसी तरह ईरान की इकोनॉमी दोबारा से बिल्ड हो जाएगी। ये दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी, लेकिन पहले दिन से अमेरिका में एक शख्स ऐसा था जो इस डील के सख्त खिलाफ था, डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप इस डील के इसीलिए खिलाफ था क्योंकि अमेरिका में यहूदियों का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जिनकी सपोर्ट के बगैर अमेरिका में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए अपने पहले इलेक्शंस जीतने के कुछ ही अरसे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से की हुई डील ख़त्म कर दी और एक बार फिर ईरान की इकोनॉमी कमज़ोर करने के लिए ईरान पर सख्त सैंक्शंस लगाए, जिसकी वजह से एक बार फिर ईरान की इकोनॉमी तेज़ी से गिरने लगी। और ऑफ कोर्स ईरान है, दुनिया की बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ की तरह डर कर खामोश रहने वाला नहीं है। जैसे ही ट्रंप ने ईरान पर पाबंदियां लगाई, वैसे ही ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू किया। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को भी सब जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अपने सिवा किसी की भी बदमाशी एक्सेप्ट नहीं करता। जब ईरान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाली, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें सबक सिखाने के लिए अचानक एक नए मिसाइल हमले से ईरान के चीफ कासिम सुलेमानी को उड़ा दिया। ये ईरान और उसकी आवाम के लिए बहुत ही बेइज्जती की बात थी। कोई इतनी आसानी से पूरी दुनिया के सामने उनके आर्मी चीफ को मार दे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ईरान में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। और जैसे ही सुलेमानी की मौत के बाद ईरान में फिर से नए इलेक्शंस हुए। ईरान के अगले इलेक्शन में एक नया प्रेसिडेंट आया, इब्राहिम रईस, जो ईरान का बहुत ही सख्त प्रेसिडेंट था और किसी हाल में भी और अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। इब्राहिम रईसी के प्रेसिडेंट बनते ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा बढ़ने लगा और इसके साथ सदर बनते ही सबको क्लियरली ये बात समझा दी कि ईरान अब अमेरिका से कोई भी डील नहीं करेगा और इसके साथ ही इजराइल के खिलाफ सारे लड़ने वाले ग्रुप्स को फंडिंग्स और वेपन भेजना शुरू कर दी। और उन्हीं के दौर में इजराइल और गजा की लड़ाई। लेकिन हम सबको पता है, जब कोई भी लीडर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इतना ओपनली बोलता है तो उसके साथ क्या होता है। और फिर रईसी के जाने के बाद आज से 1 साल पहले ईरान में दोबारा इलेक्शंस हुए, जिसमें ईरान की आवाम ने इब्राहिम रईसी से बिल्कुल अपोजिट लीडर चूज किया, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट और काम इंसान है, जिसने प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले ये ऐलान किया कि हम आज भी आयतुल्लाह खामेनी के उसी फतवे के साथ हैं और उसी तरह मजबूती से खड़े हैं और ईरान कभी भी आइटम बॉम्ब नहीं बनाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा और ईरान अमेरिका के साथ और पूरी दुनिया के साथ डील करने को तैयार है, जिसे बहुत ही सीक्रेटली कुछ ही अरसा पहले अमेरिका और ईरान की दोबारा डील के लिए मीटिंग्स होने लगी। लेकिन इजराइल कभी भी ये नहीं चाहता अमेरिका और ईरान की आपस में डील हो जाए और इजराइल फिर हर तरह की कोशिशें करने लगा और फिर किसी तरह इजराइल ईरान पर झूठे इल्ज़ाम लगाने लगा कि ईरान 1 महीने के अंदर अंदर आइटम बॉम्ब बनाने जा रहा है, जो वो पिछले 25 साल से कर रहा है। ये कैसा आइटम बॉम्ब है जो पिछले 25 साल से 1 महीने में बनने वाला है, लेकिन आज तक नहीं बना। इजराइल ने ईरान पर यह इल्ज़ाम भी लगाया है। ईरान बार बार अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता है, इसीलिए आज इजराइल
ईरान पर हमला करके ईरान के उस शख्स को चुन चुन कर मार रहा है जो अमेरिका के साथ डील करना चाहते हैं। और इन्हीं हमलों से इजराइल ही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ईरान गुस्से में आकर कि कोई ऐसा गलत कदम उठाए जिससे सुपर पावर अमेरिका ईरान पर हमला कर दे और आज से बहुत साल पहले बनने वाली हुकूमत आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत टूट जाए। सब्सक्राइब।